सपना एक दिन सो रही होती है। तभी उसकी माँ उसके कमरे में आकर फैन बंद करते हुए बोलती है। सपना जल्दी उठ, सुबह हो गई है, चाय लाई हूँ तेरे लिए। माँ, फैन क्यों बंद कर दिया आपने? आपको पता है ना कि मुझे कितनी गर्मी लगती है, फिर भी आप रोज मुझे उठाने के लिए फैन ही बंद कर देती हो। अरे एक तो मैं तेरे लिए चाय लेकर आई हूँ, ऊपर से तू मुझे ही सुनाई जा रही है। माँ, मुझे नहीं पीनी आपकी ये चाय वाय, अब जाओ आप यहाँ से। ना जाने किस ज्वालामुखी को जन्म दिया है मैंने, हमेशा पंखे और कूलर में ही घुसी रहती है। अब क्या आपको मेरे फैन चलाने से भी दिक्कत है? एक तो हमारे इस घर में एसी नहीं है। आपको पता है मेरी फ्रेंड श्वेता के घर में दो एसी है। हाय, कितनी ठंडी हवा आती है उसमें से। अच्छा, इसलिए तू श्वेता के घर जाती है एसी की हवा खाने। माँ, जब अपने घर में एसी नहीं है तो अगर मैं कभी श्वेता के घर एक एसी की हवा खाने चली जाती हूँ तो इसमें क्या ही दिक्कत है? अगर आप चाहती हो कि मैं उसके घर पे ना जाऊँ तो आप अपने घर में एक एसी लगवा लो। हाँ क्यों नहीं, बल्कि तू कह तो मैं तेरे लिए फरारी भी खरीद देती हूँ। क्या माँ, सच में? कब खरीदोगी? हे ऊपर वाले, कैसी औलाद है। सपना तू कभी अपने दिमाग का स्विच भी ऑन कर लिया कर। तू अच्छे से जानती है कि तेरे पापा एक सिंपल जॉब करते हैं और पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं। बेटा, तेरे पापा एक ही कमाने वाले हैं, हम 4 खाने वाले, हम एसी कैसे अफोर्ड करेंगे? अरे बस बस, अपनी सास बहू के सीरियल की तरह नाटक मत करो, मैं जा रही हूँ नहाने। इस तरह सपना नहाने चली जाती है और इस तरह वक्त गुजरता है। एक दिन सपना के पिता नरेंद्र एक लड़के का फोटो लेकर घर पर आते हैं और बोलते हैं। अरे भाग्यवान, सुनती हो? जरा यहाँ आना। आ गए आप? ये किसकी फोटो है? ये मेरे दोस्त का बेटा अनिल। इसके पापा और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है और हम चाहते हैं हम दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दे। और इसका घर बहुत अच्छा है। फिर देर किस बात की है, इन्हें कल ही घर बुला लीजिए। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन एक बार सपना से तो पूछ लो। नरेंद्र की बात सुनकर शीतल अपनी बेटी सपना को बुलाती है और अनिल की फोटो दिखाती है, जिसे देख सपना डायलॉग मारते हुए बोलती है। माँ, किससे पूछकर रिश्ता पक्का कर दिया आपने? सुन लो माँ, शादी तो मैं उसी घर में करूँगी जहाँ एसी हो और उसकी ठंडी हवा हो। बस इतनी सी बात, वो टेंशन तू छोड़। ये लड़का तो पसंद है ना? हाँ हाँ, पसंद है। इस तरह नरेंद्र अगले ही दिन लड़के वालों को घर पर बुला लेते हैं, जहां सपना और अनिल एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। जिसके बाद परिवार की मंजूरी से कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। सपना अपने ससुराल में आ जाती है, जिसके बाद वो और अनिल अपने कमरे में जाते हैं, जहां अनिल उसके करीब जाकर बोलता है। हाय मेरी जान, तुम इस लहंगे में कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो। मैं तुम्हें इस लहंगे में भले ही अच्छी लग रही हूँ, लेकिन मुझे तो ये लहंगा बहुत महंगा पड़ गया ना। मुझे कितनी गर्मी लग रही है। अरे तो नाराज क्यों हो रही हो? अनिल जैसे ही उसके करीब जाने की कोशिश करता है कि अचानक सपना उसे धक्का देते हुए बोलती है। अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। एसी कहाँ है? अरे तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? रुको, मैं अभी एसी चला देता हूँ। अनिल फौरन कमरे का एसी चला देता है, जिसके थोड़ी देर बाद ही सपना को गर्मी लगना कम हो जाता है और वो अपने पति के पास जाकर बोलती है। सॉरी बेबी, वो मुझे ना गर्मी ज्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने गुस्से में तुम्हें धक्का दे दिया। इट्स ओके, कोई नहीं। अगली सुबह सपना की सास डोर बजाते हुए बोलती है। बहू, ओ बहू, कितना सोएगी? उठ जाना, सुबह के 9 बज रहे हैं। आज तेरे ससुराल में तेरा पहला दिन है और तू इतनी देर तक सो रही है। उठ जा बहू, उठ जा। सपना जल्दी से उठ जाती है और नहा धोकर किचन में जाती है, जहां वो अपनी पहली रसोई में बहुत अच्छा खाना बनाती है। जिसके बाद उसकी सास वो खाना खाकर बोलती है। अरे वाह बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। कितना अच्छा खाना बनाया है तूने। इसे खाकर तो मेरा गुस्सा ही खत्म हो गया। क्यों माँ जी, आप मुझसे नाराज क्यों थी? अरे कुछ नहीं बहू, वो तुझे उठने में थोड़ी देर हो गई थी ना, इसीलिए। तू वो सब छोड़, ये ले अपना शगुन। खाना बहुत अच्छा बना था। इस तरह हेमलता अपनी बहू के खाने की तारीफ करती है और ऐसे ही वक्त बीतता है। सपना पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल लेती है और वक्त बीतने के साथ साथ उसके अंदर एसी का क्रेज और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। ऐसे ही सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं और एक दिन वो अपने कमरे में बैठी एसी चलाकर टीवी देख रही होती है। तभी उसकी सास कमरे में आती है और उससे बोलती है। हाय हाय बहू, ये क्या है? इतनी ठंड में तूने एसी क्यों चला रखी है? तुझे ठंड नहीं लग रही है क्या? माँ जी, मुझे तो गर्मी लग रही थी, तभी तो चलाया है। अरे मुझे तो ठंड लग रही है ना। पहले तू एसी बंद कर दे, इससे पहले कि मैं जम जाऊं। अरे माँ जी,
आपका ना बुढ़ापा आ गया है, इसलिए आपको ठंड लग रही है। एक काम करो, आप अपने कमरे में जाकर रजाई ओढ़ लो। मुझे तो एसी में ही बैठना है। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन अब शाम हो गई है, तू भी जल्दी से खाना तैयार कर दे। सपना किचन में जाकर रात के खाने की तैयारी करती है। खाना खाने के बाद अपने कमरे में सभी चले जाते हैं और सपना अपनी आदत से मजबूर कड़ाके की ठंड में भी एसी चला देती है, जिसके कारण थोड़ी ही देर में पूरा कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है, जिस कारण अनिल की आँख खुल जाती है और वो बोलता है, अरे इतनी ठंड क्यों लग रही है? अरे कश्मीर में आ गया लगता है। अनिल ये बोल ही रहा होता है कि उसकी नजर चलते हुए एसी पर पड़ती है और वो बोलता है, अच्छा तो एसी के कारण मुझे ठंड लग रही है, अभी बंद करता हूँ। अनिल एसी को बंद कर देता है और ठंड के कारण उसे फिर से नींद नहीं आती और वो बिस्तर पर रजाई ओढ़कर सोने की कोशिश करता है और ऐसे ही सुबह हो जाती है। अनिल नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठा होता है, जहाँ उसकी माँ उससे बोलती है, अरे अनिल, क्या हुआ बेटा? तू पूरी रात सोया नहीं क्या? ये तेरी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं? अरे माँ क्या बताऊँ, ये सपना रोज एसी चला के बैठ जाती है और फुल पावर में कर देती है। अरे ठंड से हालत खराब हो जाती है माँ, इतनी गर्मी भी नहीं है। अरे रात को तो मुझे बहुत ठंड लगती है, मैं क्या करूँ आज? अरे तुझे तो सर्दी हो गई है, ना जाने ये नास पीटी किसके आगे किस आग की भट्टी से आई है जिसे इतनी गर्मी लग रही है। एसी की हवा चाहिए बस। ठहर जा, मैं इसको अभी समझा कर आती हूँ। इस तरह हेमलता अपनी बहू सपना को समझाती है, लेकिन एसी की हवा में जीने वाली सपना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और ऐसे ही वक्त बीतता है। एक दिन उनके घर की रीडिंग चेक करने के लिए बिजली वाला आता है और घर का बिल देते हुए उनसे बोलता है, सर आपका बिल 17,200 रुपये है, जल्दी से बिल पे कर दीजिए। क्या 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 इतना ज्यादा कैसे आ सकता है? ठंड में तो बिल आता ही नहीं है और आप कह रहे हो इतना ज्यादा आ गया। वो तो आप लोग ही जानोगे ना। अब मैं चलता हूँ। रीडिंग वाले की बात सुनकर हेमलता सब समझ जाती है और बोलती है, अनिल बेटा, इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। ये सब सपना के दिन रात एसी चलाने का नतीजा है, क्योंकि तेरे कमरे का एसी पूरे दिन चलता था। तू रुक, मैं पैसे लेकर आती हूँ। तू जाकर बिल भर दे और सपना की अकल कैसे ठीक करनी है वो मुझे अच्छे से पता है। हेमलता बिजली के पैसे दे देती है, जिसके बाद हेमलता अपने बेटे अनिल के कमरे में जाकर एसी का रिमोट लेकर रख देती है। रात होने पर सपना एसी का रिमोट ढूंढ रही होती है, पर उसे रिमोट नहीं मिलता और वो बोलती है, अरे यही तो था एसी का रिमोट, कहाँ चला गया? क्या हुआ बहू, रिमोट नहीं मिल रहा है क्या? अब तुझे वो रिमोट सर्दी बीतने के बाद ही मिलेगा, समझी ना? मैंने तुझे बहुत समझाया, लेकिन तेरी ठंड में एसी चलाने की आदत नहीं जा रही थी, इसीलिए मैंने तेरा और अपने एसी का रिमोट लॉकर में रख दिया है। अब वो सीधा ठंड खत्म होने के बाद ही मिलेगा। सॉरी माँ जी, लेकिन आप ऐसा मत करो, मैं बिना एसी के कैसे जीऊंगी? देख बहू, हर चीज का इस्तेमाल करने का एक वक्त होता है और इस कड़ाके की ठंड में एसी चलाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, इसीलिए अब गर्मी आने का इंतजार कर। इस तरह ठंड में एसी चलाने वाली सपना को उसकी सास सबक सिखाती है, जिसके बाद सपना को ना चाहते हुए भी गर्मी आने तक का लंबा इंतजार करना ही पड़ता है। रेणुका अपने कमरे में एसी चलाकर सो रही होती है, तभी उसकी बहू आरती वहां आती है। उठिए माँ जी, अजय जी आपको नीचे बुला रहे हैं। हाँ बहू, तू चल, मैं आती हूँ। माँ जी, आपने अपने कमरे को पूरा शिमला क्यों बना रखा है? बाहर इतनी ठंडी हो रही है, लोग खिड़की खोलने को तैयार नहीं है, कहीं ठंडी हवा कमरे में ना आ जाए। और एक आप हैं कि एसी चलाकर सो रही हो। मैं क्या करूँ बहू, मुझे बिना एसी चलाए नींद ही नहीं आती है। माँ जी, लोग ठंड में कमरा गर्म रखने के लिए हीटर जलाकर सोते हैं और आप हो कि एसी चला रही हो। बहू, लोगों को गर्म कमरा चाहिए होता है, इसीलिए वो हीटर चलाते हैं, लेकिन मुझे तो ठंडा कमरा चाहिए ना, इसीलिए मैंने एसी चला ली। माँ जी, अगर ऐसी बात है ना, तो आज से मैं आपके कमरे के सारे कंबल उठाकर अलमारी में रख दूंगी। लेकिन क्यों बहू, तुझे मेरे कंबलों से क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है माँ जी कि आपके कमरे की सफाई करने में मुझे पूरा दिन लग जाता है। जब सामान कम होगा तो कमरा सेट करने में टाइम भी नहीं लगेगा। जा, तू जा यहाँ से, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर रही है। हाँ हाँ, जा रही हूँ माँ जी, आप कौन सा मेरी सुनने वाली हो, करना तो आपको अपनी मर्जी का ही है। आरती इतना कहकर कमरे से चली जाती है और रसोई के कामों में लग जाती है। तभी अजय उसके पास आता है। तुमने माँ को जगाया या नहीं? मुझे देर हो रही है।
माँ से बात करने के बाद मुझे ऑफिस जाना है। जी हाँ, जगा दिया। जब तक आप नाश्ता करोगे ना, आ जाएंगी वो भी। ठीक है, तो मेरे लिए नाश्ता लेकर बाहर आ जाओ। जी बस अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए आप अपना नाश्ता। थैंक यू। अब दोबारा जाओ, माँ को देख के आओ। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, आती ही होंगी। आपको हर चीज में जल्दी रहती है। आपसे एक बात पूछूं, गुस्सा तो नहीं करोगे ना? नहीं करूँगा। बोलो, क्या पूछना है? आप माँ जी को ठंड में एसी चलाकर सोने से मना क्यों नहीं करते हो? चुपचाप बैठकर देखते रहते हो बस। तुम्हें अभी माँ का पता नहीं है। अगर मैंने उन्हें किसी भी चीज के लिए रोक दिया तो वो मेरे पीछे पड़ जाएंगी। बोलेंगी अब तुझसे मेरा आराम और खुशी नहीं देखी जा रही। तो उनसे कुछ बोलकर कौन घर की शांति भंग करेगा? हे भगवान, आज तक मैंने अपने पति जैसा कोई लड़का नहीं देखा जो अपनी माँ से इतना डरता है कि उनकी भलाई की चीजें भी उन्हें नहीं बोल सकता है। क्या हुआ? तुम क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, आप खाइए। आरती और अजय आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ रेणुका आ जाती है। हाँ बेटा बोल, क्यों बुला रहा था मुझे? माँ, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता था कि सुमन के ससुराल में क्या क्या भिजवाना है, वरना बाद में एक एक करके और सामान बताओगी। बेटा बता ना क्या है। तू कहे तो मैं तेरे साथ चल लेती हूँ, उसी बहाने थोड़ा चल भी लूंगी और शॉपिंग भी हो जाएगी। माँ, अगर मेरे साथ शॉपिंग गई तो जो 1 घंटे का काम है उसमें वो पूरा दिन लगा देंगी। बता चलूं तेरे साथ या नहीं? क्या सोचने लगा तू? कुछ नहीं माँ, बस यहीं बाहर बहुत ठंड हो रही है, बेवजह आप परेशान होंगी। अजय जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? मेरी सास ठंड में एसी चलाकर सोने वाली सास है, उन्हें कहाँ ठंड लगती है? क्यों माँ जी, सही बोला ना मैंने? बहू आजकल तू कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है, अपनी जुबान पर लगाम दे। मेरा बेटा सही कह रहा है, मैं बेवजह क्यों ठंड में जाऊं? अब मेरा बेटा अकेले सब कुछ कर सकता है। जा जाकर कॉपी पेन लेकर आ, मुझे अजय को सामान की लिस्ट बनाकर देनी है। आरती अपने कमरे में जाती है और कॉपी पेन लेकर हॉल में आती है, जिसके बाद रेणुका लिस्ट बनाकर अपने बेटे को दे देती है। थोड़ी देर बाद अजय ऑफिस चला जाता है और शाम को आते समय सारा सामान लेकर आता है और आरती को देते हुए बोलता है, माँ कहाँ है? माँ जी अपने कमरे में आराम से बैठी हैं और नैना जी से बातें कर रही हैं। ठीक नहीं, एक काम करते हैं, हम भी वहाँ चलते हैं और सारा सामान चेक करते हैं। हाँ चलिए ना, वैसे भी मेरा सारा काम हो गया है। ओके, चलो चलो, माँ खुश हो जाएंगी। मैं कितनी जल्दी सारा सामान लेकर आ गया। वहीं अगर माँ को लेकर जाता तो रात के 10 बज जाते। अब बस भी करिए, माँ जी के सामने तो आपकी आवाज नहीं निकलती है और पीठ पीछे कितनी बुराई करते हो आप। तुम मुझे ताना मार रही हो? अब कुछ नहीं बोलूंगा तुमसे। अरे आप तो गुस्सा हो गए, मैं तो मजाक कर रही थी। चलिए माँ जी के पास। आरती और अजय सारा सामान लेकर रेणुका के कमरे में जाते हैं। उसके दरवाजे का गेट खोलते ही दोनों ठंड से कांपने लगते हैं और एसी बंद कर देते हैं। तभी रेणुका फोन रखकर बोलती है, तुम लोगों ने एसी क्यों बंद की? कितना मजा आ रहा था, पूरा कमरा मस्त ठंडा था। माँ जी देखिए, हम आपके कोई दुश्मन नहीं है। इतनी ठंड में एसी चलाकर सोओगी तो आपकी तबीयत तो खराब हो ही जाएगी ना। मुझे कुछ नहीं होगा। माँ जी वो तो आपकी खांसी से ही पता चल रहा है कि आपको कुछ होगा या नहीं। तुम लोग मुझे ये समझाने आए हो यहाँ पर? नहीं माँ, हम तो आपको ये सामान दिखाने आए थे। आपने जो जो मंगवाया था वो सब लेकर आया हूँ। तू तो मेरा अच्छा बेटा है। बस कल अपनी बहन को लेने के लिए स्टेशन पर चले जाइयो। क्यों माँ, आप नहीं चलेंगी? नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगी, बाहर बहुत ठंड है। माँ, कमरे में ही चलाकर बैठने में आपको ठंड नहीं लग रही है और बाहर जाने को कहो तो उसमें ठंड लग रही है। मुझे तो आपका कुछ समझ ही नहीं आता। क्या बोला बेटा तूने मुझे? कुछ नहीं माँ, मैंने आपको कुछ नहीं बोला, मैं चला जाऊंगा। थोड़ी देर बाद अजय और आरती रेणुका के कमरे से बाहर आ जाते हैं और अजय आरती से बोलता है, जल्दी से एक तेज अदरक वाली चाय बना दो। माँ ने तो कुल्फी जमा दी हमारी। आज नहीं समझेंगी, लेकिन कभी ना कभी तो समझेंगी कि वो सही नहीं कर रही हैं। पता नहीं कब समझेंगी, जब बीमार पड़ जाएंगी तब या जब ठंड से अकड़ आ जाएगी तब। आप रूम में चलिए, मैं आती हूँ चाय लेकर। आरती रसोई में जाती है और 2 कप कड़क अदरक वाली चाय बनाकर रूम में लेकर आती है, जिसको पीकर दोनों को थोड़ी ठंड सी राहत मिलती है। अगले दिन अजय सुबह जल्दी उठकर अपनी बहन को लेने के लिए स्टेशन पहुंच जाता है, जहां उसकी बहन सुमन
अपने छोटे से बच्चे के साथ उससे मिलती है। क्या हुआ भैया, माँ नहीं आई? ठंड हो रही है इसलिए वो घर पे सो रही हैं। अगर वो आती खामखा उनको ठंड लग जाती। आखिर में तुम्हें घर ही जाना है, वहाँ तुम्हें सब पता चल ही जाएगा। सही कहा भैया आपने। अरे आइए ननद जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। और बताओ कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ भाभी, आप कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब बताइए आप जल्दी से क्या खाएंगी? मैं सब कुछ आपकी पसंद का ही बनाऊंगी। भाभी आपके हाथों की तो सारी चीजें अच्छी लगती हैं। आप जो भी बनाओगी मैं सब खा लूंगी। सुमन अपने घर पहुंचकर बहुत खुश थी। वो एक एक करके अपने सभी घर वालों से मिलती है। सभी उसके बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। छोटे बच्चे के घर में आने से बहुत रौनक हो जाती है। एक दिन सुमन अपने बच्चे को लेकर अपनी माँ के कमरे में लेटी होती है। तभी रेणुका वहाँ आती है और एसी चालू कर देती है और अपने ऊपर बहुत सारे कंबल डालकर आराम से सो जाती है। कमरा ज्यादा ठंडा होने पर सुमन की आँख खुल जाती है। माँ आप ठीक तो हैं? बाहर इतना ठंडा मौसम है और आप हैं कि एसी चलाकर सो रही हैं। मुन्ना को ठंड लग जाएगी और उसकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। अरे बेटा नहीं होगा, देख मैंने ऊपर से कितने सारे कंबल डाले हैं। मुन्ना को भी कंबल के अंदर ले लूंगी। माँ मुन्ने की आदत नहीं है, वो रात में कंबल फेंक देता है। और अगर आपको एसी चलानी है तो मैं मुन्ने को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। नहीं नहीं, तुम दोनों मेरे साथ ही लेटो, मैं एसी बंद कर दूंगी। रेणुका सुमन को दिखाने के लिए एसी बंद कर देती है, लेकिन उसके सोते ही वो एसी ऑन कर देती है और मुन्ने को कंबल से ढक देती है। लेकिन देर रात कंबल हट जाता है और मुन्ना पूरी रात ठंड में पड़ा रहता है, जिससे सुबह उसकी बहुत तबीयत खराब हो जाती है और उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। जिस पर सुमन बोलती है, माँ अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगी। मैंने कहा था आपसे कि आप एसी मत चलाना, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। ऐसा भी क्या एसी का शौक कि उसकी आदत के चलते किसी की जान पे बनाए। मुन्ने का हाल तो बुरा हुआ ही है ननद जी। इनकी खांसी भी कभी बंद नहीं होती है। माँ जी एसी चलाकर सोना कभी छोड़ती ही नहीं है। अपनी एक गलत आदत के चलते सबको परेशान देखकर, साथ ही मुन्ने की बिगड़ी हालत को देखकर रेणुका को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है और उस दिन के बाद से रेणुका एसी में सोना छोड़ देती है। गुनगुन कोलकाता सिटी में अपने पूरे परिवार के साथ रहा करती थी। गुनगुन के पिता एक स्कूल मास्टर थे और वही उनकी माँ गाने की टीचर थी। गुनगुन को झालमुरी खाने का बहुत शौक था। उसे जब भी वक्त मिलता वो झालमुरी खाने बैठ जाती। एक शाम गुनगुन झालमुरी बना रही होती है कि तभी उसकी बचपन की दोस्त टिया गुनगुन से मिलने के लिए आती है और उसकी माँ रेशमा से बोलती है, मासी माँ गुनगुन कहाँ है? वो रसोई में झालमुरी बना रही होगी, उसके अलावा कोई काम नहीं है। ठीक है, देखती हूँ उसे। वैसे मासी माँ आजकल आप बहुत सुंदर होती जा रही हो। इस सुंदरता का राज मुझे भी बताओ। मस्का कम लगाया कर और जाके देख उस पगली की झालमुरी बनी या नहीं। इतना कहकर टिया भी गुनगुन के पास झालमुरी खाने के लिए चली जाती है। फिर दोनों चटकारे लेकर झालमुरी खा रहे होते हैं कि तभी गुनगुन और टिया की दोस्त दीपा भी वहाँ आ जाती है और तीनों मजे से झालमुरी का मजा लेने लगते हैं कि तभी दीपा गुनगुन से कहती है, गुनगुन तेरे हाथ की झालमुरी बहुत मिस करेंगे हम। हाँ यार, मुझे भी बहुत याद आएगी। तो क्यों जा रही है दिल्ली? स्टडी करने पागल लड़की, तू भी चल। फिर वहाँ भी ना हम सब अपना स्पेशल झालमुरी बना के खाएंगे। तू पहले स्टडी कर ले, फिर उसके बाद एक झालमुरी का ठेला खोल लियो, MBA झालमुरी वाली, उसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है। दीपा की बात सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और ऐसे ही मजाक मस्ती में पूरा दिन गुजर जाता है। फिर टिया और दीपा भी अपने अपने घर को निकल जाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। गुनगुन भी अब दिल्ली अपनी स्टडी पूरी करने जा रही थी कि तभी रेशमा बोलती है, गुनगुन मेरी बच्ची अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना। ओफो माँ, तुम भी कमाल करती हो, रोना धोना बंद करो। हाँ मासी माँ, ये पढ़ लिख कर झालमुरी वाली ही बनेगी। आप चिंता मत करो, बहुत सक्सेसफुल फ्यूचर है इसमें। चुप हो जाओ तुम दोनों, मेरा मजाक बना रही हो। वापस आने दो, फिर खबर लेती हूँ। इतना कहकर गुनगुन कार से एयरपोर्ट की तरफ निकल जाती है और कुछ देर बाद दिल्ली पहुंच जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गुनगुन अब कॉलेज भी जाने लगी थी। उसे अब अपने शहर की झालमुरी बहुत याद आती है और वो खुद से कहती है,
यार यहाँ तो कहीं भी झालमुरी की शॉप नहीं है। कैसे गुजारा होगा मेरा? मैं बिना झालमुरी के कैसे रहूंगी? गुनगुन सोच ही रही होती है कि तभी पीछे से एक स्वीटी नाम की लड़की उससे टकरा जाती है। स्वीटी एक बहुत बड़बोली लड़की होती है जिसे बात करना बहुत पसंद था। तभी वो गुनगुन को उदास देखकर उससे बोलती है। क्या हुआ? आप इतना सैड क्यों हो? कोई दिक्कत परेशानी? अगर कोई परेशानी होती है तो मुझे जरूर याद करे। मेरे पास हर दर्द का इलाज है। मुझे झालमुरी खानी है। कब? अब। एक बात बताइए मिस। चलो कोई भी हो आप, मेरा नाम स्वीटी है और आपका नाम? गुनगुन। हाँ तो गुनगुनाओ, मैंने कब रोका है? जितना मर्जी गुनगुनाओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दिक्कत परेशानी नहीं है कह कह के सारी सवाल कर डाले, पर जो सवाल पहले पूछा था मैंने उसका जवाब कब देंगी मिस? दिक्कत परेशानी? ओ सॉरी, हाँ तो आपको क्या खानी थी? झालमुरी खानी है, बहुत दिन से नहीं खाई और मैं झालमुरी को ना बहुत मिस कर रही हूँ। ये क्या है? आज पहली बार नाम सुना है मैंने। और नाम इतना अटपटा क्यों है भाई? क्योंकि ये चटपटा होता है ना, इसलिए इसका नाम अटपटा है। इतना कहकर दोनों मार्केट की तरफ चले जाते हैं, पर दोनों को कहीं भी झालमुरी वाला नहीं दिखता। और थोड़ी दूर के बाद स्वीटी एक ठेले से चिप्स खरीदती है और गुनगुन को भी खिलाती है। तभी गुनगुन को एक आइडिया आता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी है। थोड़ा और खरीद लेते हैं, मैं घर जाकर इसका कुछ बनाऊंगी। क्या? अब इसका क्या ही चटपटा बनाओगी? पहले से है, बस इस चिप्स की जान न निकाल देना। इतना कहकर दोनों कुछ चिप्स के पैकेट और प्याज टमाटर लेकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। वहीं स्वीटी गुनगुन को देखकर हैरान हो गई और गुनगुन से बोलती है। एक बात कहूँ गुनगुन, तुमको तुम्हारे सर पर कहीं चोट लगी है क्या? नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी है, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? अरे तुम चिप्स में प्याज टमाटर डाल के खाने वाली हो। नॉर्मल लोग सब्जी में डाल के खाते हैं, पर शायद तुम नॉर्मल लोगों में नहीं आती हो। हमारे वहाँ ना झालमुरी ऐसे ही बनती है, पर एक बार इसको खा के तो देख, मजा आ जाएगा। फिर यही खाने की जिद करेगी तू हमेशा। बस कर बंगालन, इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं जो तेरी अटपटी चीज खाने के पीछे पागल हो जाऊं। गुनगुन हंसती ही जा रही थी। स्वीटी गुनगुन को टमाटर प्याज के साथ चिप्स खाते हुए देखकर हैरान थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। धीरे धीरे गुनगुन झालमुरी भूलकर प्याज टमाटर वाले चिप्स खाने की दीवानी हो जाती है। और एक दिन गुनगुन की माँ उससे दिल्ली मिलने आती है। उफ, कितनी गर्मी है दिल्ली में, कैसे रहती है तू यहाँ? जैसे कोलकाता में रहती थी। वैसे माँ, दीपा और टिया दोनों कैसी हैं? वो दोनों भी ठीक है। उन दोनों ने तेरे लिए कुछ भेजा है। ये क्या? झालमुरी? रुको, मैं आपको दिल्ली का झालमुरी खिलाती हूँ। इसे खाने के बाद ना आप झालमुरी खाना ही भूल जाएंगी। माँ बेटी बातें कर ही रही थी कि तभी स्वीटी आ जाती है और गुनगुन की माँ रेशमा से बातें करना शुरू कर देती है। नमस्कार आंटी, मुझे इतनी ही बंगाली आती है, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अरे कोई बात नहीं बेटा, तुमने इतना बोल लिया वही काफी है। आंटी, आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई ना यहाँ आने में? अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे याद कीजिएगा, मैं हमेशा हाजिर हूँ। गुनगुन, वैसे इस दिक्कत परेशानी का नाम क्या है? अभी तक बताया नहीं इसने। गुनगुन की माँ की बात सुनकर स्वीटी, गुनगुन और रेशमा तीनों हंसने लगते हैं। अब फिर क्या था? गुनगुन चिप्स में प्याज टमाटर मिलाती है और चिप्स में ये सब डालकर खाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गुनगुन की माँ रेशमा भी अब वापस कोलकाता अपने घर लौट जाती है। गुनगुन का चिप्स में प्याज टमाटर डालकर खाना कुछ ज्यादा ही हो गया था। अब तो स्वीटी भी परेशान हो जाती है और कहती है, बस कर गुनगुन, कितना चिप्स में प्याज और टमाटर डालकर खाएगी? ज्यादा चिप्स खाएगी तो मोटी हो जाएगी। अभी लड़के भाव देते हैं ना तुझे, देख लेना, मोटी होने के बाद भी कोई तेरे आसपास भी नहीं देखने वाला। चुप कर, मेरे खाने में ऐसे नजर मत डाल। खाना है तो खा, भाषण मत दे। तुझे खाना है तू खा, मुझे नहीं खाना। जब तू टुनटुन मौसी हो जाएगी ना तब पता चलेगा। खाने से मोटी नहीं हो रही, पर हाँ, तेरी तीखी तीखी बातें मुझे जरूर मोटा कर देंगी। इतना कहकर गुनगुन और चिप्स निकालकर उसमें प्याज टमाटर डालकर खाने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। कुछ दिनों बाद जब गुनगुन मार्केट से चिप्स प्याज और टमाटर लेने जाती है तो सब्जी वाले से कहती है, भैया ये टमाटर कैसे दिए? 2 किलो टमाटर 250 में और 1 किलो टमाटर लेंगे तो 150 रुपए लगेंगे। अब बताइए कितना देना है? क्या बात कर रहे हो भैया,
150 रुपए में 1 किलो, इतना महंगा टमाटर। बाप रे, ये टमाटर है क्या सोना? इतना महंगा क्यों बता रहे हो? अरे लेना है तो लीजिए, ज्यादा मोल भाव मत कीजिए हमरे साथ, ठीक है? बिक्री के टाइम पे पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। चलो निकलो यहाँ से। अरे लगा गई पनौती, कुछ लेना देना होता नहीं है इनको, बस नौटंकी करवा लो इनसे। बढ़िया टमाटर खरीदने वाली। ये सुनकर गुनगुन को बहुत बुरा लगता है और वो दूसरी तरफ सब्जी लेने चली जाती है। पर हर तरफ टमाटर इतना महंगा होने के कारण गुनगुन उदास हो जाती है कि तभी दूर स्वीटी उसे जाते हुए नजर आती है और गुनगुन जल्दी से स्वीटी के पास पहुंच जाती। स्वीटी रुक जा चुड़ैल, आराम से सांस तो ले ले। हुआ क्या है, इतना हाफ क्यों रही है? तेरे चक्कर में तेरे पीछे पीछे कब से भाग रही हूँ। तुझे कितनी आवाज लगाई, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? कैसे सुनाई देगा, मैंने अपने कान के अंदर तंबूरा जो डाल रखा है। तंबूरा? अभी ये क्या है? नई नई चीजें कहाँ से लेकर आ जाती है पागल। तंबूरा तो मैं मजाक में बोल रही हूँ, तंबूरा मतलब ईयरबड्स, समझी? दोनों घर की तरफ चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गुनगुन अब पहले से ज्यादा मोटी हो गई थी और अब तो गुनगुन का चिप्स खाना भी दुगना हो चुका था। टमाटर की महंगाई से तब भी गुनगुन चिप्स खाना नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक दिन स्वीटी मार्केट से टमाटर नहीं लाती तो इस बात से गुनगुन चिढ़ जाती है और बोलती है, तुझे एक चीज लाने को कहा था पर तुझसे तो वो भी नहीं होता कामचोर। ब्रेक मार ब्रेक, इतना कौन सुनाता है? चिप्स में प्याज टमाटर डालकर खाने वाली आदत को सुधार ले। और हाँ, टमाटर महंगा हो गया है, अगर तूने ये आदत नहीं छोड़ी तो तेरी लुटिया टमाटर के पीछे लूट जाएगी। स्वीटी गुनगुन को सुनाने लगती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गुनगुन को अपने मोटापे से तकलीफ होने लगती है। गुनगुन बैठकर चिप्स खा रही थी कि उसके पेट में जोरों का दर्द होता है। स्वीटी उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर गुनगुन का चेकअप करता है और बोलता है, क्यों खाती हो जंक फूड जो तुम्हें और तुम्हारे शरीर को तकलीफ दे? इस उम्र में इतनी मोटी होना अच्छी बात नहीं है। दोबारा ऐसी हालत हुई तो मेरे पास मत लेके आना। डॉक्टर की इतनी कड़वी बातें सुनकर गुनगुन समझ जाती है और उसे एहसास होता है कि उसने स्वीटी की बात ना सुनकर कितना गलत किया और अब वो कभी चिप्स नहीं खाती।